एवरीवन, दिस इज लर्न विद फिनोलॉजी एंड आई एम हिमांशी। आज के इस वीडियो में हम फरवरी मंथ 2023 के सारे न्यूज देखने जा रहे हैं जो इतनी सारी कैटेगरीज में कंसाइज है। अब आज के इस वीडियो में खास बात क्या है, इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब जिस भी कमेंट में सबसे ज्यादा इंटरेक्शंस होंगे हम उन्हें इस कोर्स का फ्री एक्सेस देंगे फॉर अ मंथ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स कैटेगरी में से इक्वेटोरियल गिनी की बात करें तो यहाँ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है। ये है मनुएला रोका बोटे, जो कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करती थी, जिन्होंने रिसेंटली सक्सीड किया है फ्रांसिस्को पास्कुएल को। फिर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट यह बन चुके हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। इसके पहले यहाँ प्रेसिडेंट हुआ करते थे अब्दुल हामिद, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी थे। इसी के साथ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश थे शेख मुजीबुर रहमान। ऐसे छोटे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए क्योंकि हमारी नेबरिंग स्टेट है। फिर है द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सिप्रस, ये है निकोस, जिन्होंने डिफीट किया है आंद्रेस को। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं ये सारी बातों के बारे में यूट्यूब पे ही, तो नए सीईओ ऑफ यूट्यूब भी देख लेते हैं। ये है एक इंडियन ओरिजिन पर्सन नील मोहन, जो कि अब यूट्यूब के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुके हैं। महाराष्ट्र के नए गवर्नर भी अपॉइंट हुए हैं, जो पहले भगत सिंह कोश्यारी जी हुआ करते थे। इन्हें सक्सीड किया गया है रमेश बैस जी के द्वारा। नीति आयोग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, जो कि एक इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है इंडिया का। इसके पहले सीईओ हुआ करते थे परमेश्वरन अय्यर, पर अब इन्हें सक्सीड कर लिया गया है बाय एन आईएएस ऑफिसर बीवीआर सुब्रमण्यम। एंड लास्टली अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये अभी हैं जीसी मुर्मू जी, जिन्हें सिलेक्ट कर लिया गया है एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये आईएलओ के ऑडिटर की तरह काम करेंगे फॉर अ 4-year टर्म फ्रॉम 2024 to 27। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज कैटेगरी के साथ, जहां आपको ढेर सारी इंटरेस्टिंग न्यूज देखने मिलेगी, जहां कुछ एमसीक्यूज भी मैं आपसे पूछते चलूंगी। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी कहां अनाउंस की गई है, तो ये है इंडिया में। देखिए, यूनेस्को अब तक सिर्फ ये हेरिटेज टैग डेड मॉन्यूमेंट्स को देते आया है, पर अभी रिसेंटली ये एक लिविंग यानी कि एक फंक्शनल यूनिवर्सिटी को दिया गया। ये है विश्व भारती यूनिवर्सिटी यानी कि शांति निकेतन, जिसे 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया था। फिर बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में अब भी जो हेड ऑफ स्टेट है वो ब्रिटिश मोनार्क हुआ करते हैं, जो कि लार्जली एक सिंबॉलिक रोल है। पर इसी वजह से इनकी जो नोट्स हैं उसमें भी आपको ब्रिटिश मोनार्क्स के ही फेसेस देखने मिलेंगे। पर रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने यह अनाउंस किया है कि ब्रिटिश मोनार्क के फेसेस को यहाँ से रिमूव करके उसे इंडिजिनस कल्चर को ऑनर करते हुए कुछ एस्पेक्ट्स या कुछ पिक्चर्स लगाएंगे। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ऐसा करने वाली कौन सी कंट्री है, तो ये होगी ऑस्ट्रेलिया। नाउ इफ आई आस्क यू, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने वन ऑफ द डेडलीस्ट अर्थक्वेक्स रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है, तो ये है टर्की, जहां एक या दो नहीं बल्कि बैक टू बैक ढेर सारे अर्थक्वेक्स आए, जो कि मोस्टली हुआ इसलिए क्योंकि ये वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव अर्थक्वेक जोन्स में आता है, विच सिट्स ऑन द एनाटोलिक टेक्टोनिक प्लेट। अब इसके आसपास बहुत सारी और भी प्लेट्स हैं जो इसे सैंडविच कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक एक्टिविटीज होती ही रहती है। पर ये बहुत ही डेडली था, जहाँ करीब 40,000 लोगों की डेथ हो गई, जिसके लिए इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त अनाउंस किया है यहाँ पे सप्लाईज और उनकी हेल्प करने के लिए। फिर बात करें ऐसी कंट्री के बारे में जिन्होंने स्टेट ऑफ डिजास्टर अनाउंस किया है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, तो ये है साउथ अफ्रीका, जहां पे ऐसी पावर शॉर्टेजेस करीब 2008 से चल रही है, पर अब ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर अगर आपसे पूछूं कि साइक्लोन गैब्रियल ये कहां पे स्ट्राइक किया, तो ये हुआ न्यूजीलैंड में, जहां अगेन एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। चलिए अब कुछ पॉजिटिव न्यूज भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में से ऐसी कौन सी कंट्री है जिन्होंने फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट अनाउंस की है, तो ये है सऊदी अरेबिया। ये होने वाली है रयाना बर्नावी, जो कि 10 दिन के मिशन पे जाएंगी टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाया दी स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। इसी के साथ आपको फर्स्ट वुमेन भी पता होना चाहिए, जो कि है वैलेंटीना टेरेश्कोवा, और फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन, तो ये थी कल्पना चावला। अब बात करें मेंस्ट्रुअल लीव के कॉम्प्लिकेटेड इशू के बारे में। देखिए, ये जो लीव्स हैं ये बहुत ही कम कंट्रीज जैसे कि जापान, इंडोनेशिया और जाम्बिया ही अनाउंस करती हैं। अब तक कोई भी यूरोपियन कंट्री ने ऐसा हिस्टोरिक लॉ नहीं लाया है, पर अभी रिसेंटली स्पेनिश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो पेड मेडिकल लीव देंगी उन विमेन को जो सीवियर मेंस्ट्रुअल पेन एक्सपीरियंस करती हैं। तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट है जो कि स्पेनिश गवर्नमेंट ने लिया। इंडिया की तरफ से अगर मैं बोलूं तो सिर्फ केरला गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है रिसेंटली, जहां फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी को अनाउंस किया है मेंस्ट्रुअल लीव लेने के लिए। फिर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के चैट जीपीटी के बारे में तो सुना ही है, पर रिसेंटली इसका एक कॉम्पिटिटर भी अनाउंस किया गया।
ये है गूगल का बार्ड, जो पावर किया गया है बाय लैम्डा यानी कि लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसे 2021 में ही गूगल के द्वारा बनाया गया था। एंड लास्टली लेट मी आस्क यू कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो आप कहेंगे जुपिटर। पर अगर आपसे पूछूं कि द प्लैनेट विद द मोस्ट मून्स कौन सा है, तो आप कहेंगे सैटर्न। बट नहीं, ये चेंज हो चुका है बिकॉज रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने करीब 12 नए मून्स को एक्सप्लोर किया है जो कि जुपिटर के हैं, जिसके अब टोटल मून्स हो चुके हैं 92। यानी कि अब द प्लैनेट विच इज लार्जेस्ट एंड द वन विच हैज द मोस्ट मून्स इज जुपिटर। इसी के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जुपिटर एक गैसियस प्लैनेट है जिसकी लार्जेस्ट मून है गैनेमाइड। अब आज हमने चैट जीपीटी, टर्की के अर्थक्वेक, ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स देखे हैं जिसके बारे में अगर आपको एक्सटेंसिव नॉलेज हो तो शायद बेहतर हो सकता है, क्योंकि किसी भी एरिया से सवाल आ सकता है, क्योंकि ये बड़े इवेंट्स हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे करंट इवेंट्स के लिए हमारे पास 3 सोल्यूशन है आपके लिए। एक टेक्स्ट बेस्ड कोर्स, एक वीडियो बेस्ड कोर्स और एक क्विज जहां 1000 क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप इनमें से किसी को भी अवेल कर सकते हैं अपनी तैयारी और बेहतर करने के लिए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़े हमारे नेशनल न्यूज की कैटेगरी में, तो सबसे पहले ये जो अमृत काल हमारा शुरू हुआ है अगले 25 सालों का, उसका पहला बजट रिसेंटली प्रेजेंट किया गया फरवरी में। देखिए, बजट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, रादर आर्टिकल 112 में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। इस बजट को प्रेजेंट किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जिसमें 7 प्रायोरिटीज यानी सप्तऋषिज मेंशन किए गए। इस पूरे बजट का सबसे मेजर हाईलाइट था जो 7 लाख का टैक्स रीबेट स्लैब है उसके बारे में। फिर देखिए मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक बहुत ही ह्यूमन इंटेंसिव एक्टिविटी है जिससे मैनहोल्स को क्लियर किया जाता है, पर अब केरला इसे ठीक करने के लिए, इसे ओवरकम करने के लिए पहला स्टेट बन चुका है जिन्होंने रोबोट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है फॉर मैनुअल स्कैवेंजिंग। यह है बैंडिकूट, जिसे बनाया गया है जेन रोबोटिक्स के द्वारा। अब ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में समझ लेते हैं। ये एक ऐसे क्लाइमेट बॉन्ड होते हैं जो एक डेट सिक्योरिटी की तरह इशू होते हैं। इससे जितनी भी फाइनेंसिंग आती है उसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स जैसे कि सोलर पावर प्लांट्स या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में इस्तेमाल किया जाता है। अब इंडिया की पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिन्होंने 244 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए हैं, तो ये है इंदौर। फिर बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कैपिटल्स का हसल काफी वक्त से चल रहा है। आंध्र प्रदेश का मोटिव है कि ये 3 कैपिटल स्टेट बनना चाहते हैं, जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इनकी नई कैपिटल होने वाली है विशाखापट्टनम। फिर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में। ये ऐसी साइट्स होती है जो बहुत ही यूनिक होती है, इकोलॉजिकली बहुत ही फ्रेजाइल होती है, बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी एरियाज होते हैं, बहुत सारी स्पीशीज रिचनेस यहाँ देखने मिलेगी। अब इन जगह का प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी होता है अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट। तो रिसेंटली लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अनाउंस की गई, ये है यायासो। एंड विद दैट यू मस्ट ऑल्सो नो कि इंडिया की जो पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है यह है नल्लूर टैमरिंड ग्रोव, कर्नाटका की। अब लिथियम की इंपॉर्टेंस शायद आपको ना पता हो, पर ये जो लिथियम है वो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बैटरीज में। ईवी बैटरीज जो नया ट्रेंड शुरू होने वाला है उसका एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है ये। अब इंडिया में क्योंकि ये लिथियम बहुत कम है, इसलिए हम इसे 70% इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना जैसी कंट्री से। और जो लियोन सेल्स होते हैं वो हम चाइना, हांगकांग से इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम हेविली डिपेंडेंट हैं अपने इंपोर्ट्स में। इसलिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है रिसेंटली, जहां करीब 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं जम्मू कश्मीर में। तो ऐसा करने से हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा कि हमारा जो आगे बढ़ने का मोटिव है गिवन द ईवी सिचुएशन या फिर हमारा जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स में वो कम हो जाएगी। चैटबॉट्स जैसे कि चैट जीपीटी या फिर बार्ड, ये सारे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, इसीलिए आपको इंडिया का पहला एआई चैटबॉट जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसका नाम है लेक्सी, जिसे बनाया गया है वेलोसिटी यानी कि एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा। इसके सीईओ एंड को फाउंडर है अभिरूप मेढेकर, जो मोस्टली ई कॉमर्स फाउंडर्स को हेल्प करेगा उनके बिजनेस इनसाइट्स में सिंप्लीफाइड मैनर में प्रोवाइड करने के लिए। अब बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो उसकी जो फुल हाउस स्ट्रेंथ है वो 34 जजेस की होती है। और रिसेंटली इस महीने की जो अपॉइंटमेंट्स हुई है उसे लेकर अब फुल हाउस आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि 34 आउट ऑफ 34 जजेस प्रेजेंट है, फंक्शनल है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बाय सिस्टम ऑफ कोलिजियम। लास्ट टाइम फुल स्ट्रेंथ देखी गई थी सितंबर-नवंबर 2019 में। एंड द लास्ट न्यूज ऑल्सो रिगार्डिंग अ हाई कोर्ट। ये एक पहले हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने जजमेंट को रीजनल लैंग्वेज में दिया है, यानी कि अपनी मातृभाषा में। ये किया गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे में।
एंड दिस जजमेंट वॉज पब्लिश बाय द केरला हाई कोर्ट, मेकिंग इट द फर्स्ट टू डू सो। जिसके बाद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह अनाउंस किया कि करीब 4 लैंग्वेजेस में अब सारे जजमेंट्स को पास किया जाएगा, हिंदी, गुजराती, ओडिया एंड तमिल। अब बात करें कुछ अवार्ड्स के बारे में, तो सबसे पहले है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया बाय द इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स इन लंदन टू द इंडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। देन अबाउट द यूनेस्को पीस प्राइज, जिसे इस नाम से भी बुलाया जाता है, तो ये दिया गया टू द फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। अब देखिए, जर्मनी में काफी ज्यादा रेफ्यूजी क्राइसिस एक्सपीरियंस करने मिले, जिनकी असिस्टेंस और जिनकी हेल्प एंजेला मर्केल ने की थी, जिस वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया। अब इस पिक्चर को देखिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये पिक्चर ली गई बाय कार्तिक सुब्रमण्यम। ये है पिक्चर ऑफ द ईयर बाय नेशनल ज्योग्राफी, जिसे डिस्प्ले किया जाएगा ऑन द मे इशू ऑफ नेशनल ज्योग्राफी, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया। देन अबाउट दी 76th बाफ्टा अवार्ड्स, ये है ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड्स, जो कि यूजुअली होते हैं लंदन में ही। इस पूरे इवेंट में बेस्ट फिल्म दिया गया ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। बेस्ट लीडिंग एक्टर एंड एक्ट्रेसेस रहे ऑस्टिन बटलर एंड केट ब्लैंचेट। फिर बात करें इंडिया के ही ऐसे इवेंट के बारे में, तो ये है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। ये इंडिया के हाईएस्ट अवार्ड माने जाते हैं इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। तो ये इवेंट हुआ था मुंबई में, जहां बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस दिया गया आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर को, जहां फिल्म ऑफ द ईयर रही RRR एंड बेस्ट फिल्म रही कश्मीर फाइल्स। फिर शायद आपने RRR मूवी तो देखी ही होगी, जिसे पिछले ही महीने गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड दिया गया था फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। रिसेंटली इसे बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड भी मिला है एट द हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स। एंड देन लास्टली अबाउट द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फॉर 2022, ये दिया गया टू सज्जन जिंदल, जो कि चेयरमैन एंड MD हैं ऑफ JSW ग्रुप, जिन्हें यह अवार्ड दिया गया फॉर हिज एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योरल जर्नी। अब कुछ रैंक्स, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस की बात करें, तो सबसे पहले अ रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट, जो हमें ये बताती है कि एशिया 2025 तक पूरी दुनिया की आधे से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अकेले ही कंज्यूम करने वाले हैं, जिसका सबसे बड़ा चंक तो चाइना का ही होगा। चाइना जो है वो यूरोपियन यूनियन, USA और इंडिया, इन तीनों का जो कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी है वो अकेले इस्तेमाल करता है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अफ्रीका, जहां 1/5 पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, वो सिर्फ 3% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे इन 2025। तो ये एक बहुत ही बड़ा गैप है जिसे फिल करने की जरूरत है। फिर एक सर्वे कंडक्ट किया गया मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा, जो एक US बेस्ड कंसल्टिंग फर्म है। इसके अनुसार वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर अगेन है नरेंद्र मोदी जी विद एन अप्रूवल रेट ऑफ 78%। इसमें बाकी और भी पॉपुलर लीडर्स थे, जैसे इमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक भी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, तो तुरंत आपके दिमाग में दिल्ली आता है। पर स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के जो IQ एयर इंडेक्स है, उसकी माने तो अब ये दिल्ली नहीं मुंबई है, जिसका डेटा निकाला जाता है एज पर अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन UNEP, ग्रीनपीस एंड CPCB, जिसमें पूरी सिटीज को हेल्दी, अनहेल्दी और हजार्डस कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। तो अब इंडिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी हो गई मुंबई। पर ये इंडिया की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में भी आती है, जिसमें सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है पाकिस्तान की लाहौर। आगे बात करें इंटरनेशनल IP इंडेक्स के बारे में, जिसमें पूरी दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमीज है उन्हें रैंक किया जाता है। इसमें टोटल 55 कंट्रीज को रैंक किया गया, जिसमें इंडिया का रैंक था 42nd और टॉप रैंकिंग कंट्रीज रही USA, UK और फ्रांस, जिसे रिलीज किया जाता है US चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। फिर बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के द्वारा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जिसे रिलीज किया जाता है बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, जिसमें हमें ये पता चलता है कि आपकी कंट्री में ऑन एन एवरेज लोग कितने खुश हैं। इसके अनुसार अगर हम देखें तो दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। गेस कीजिए कि इंडिया कौन से रैंक में आता है? 136 आउट ऑफ 150 कंट्रीज। अब इस सेक्शन को कंक्लूड करते हुए लेट मी टेल यू अ फैक्ट, जिसे रिसेंटली लोकसभा में अनाउंस किया गया था। तो इंडिया जो है वो पूरी दुनिया का ग्लोबल मिल्क प्रोड्यूसर है, जो पूरी दुनिया में अराउंड 24% मिल्क प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड नाउ अबाउट सम स्पोर्ट्स न्यूज। सबसे पहले अबाउट द नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। ये इवेंट हुआ था लेह में, जहां विनर रहे द इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, जिन्होंने लद्दाख स्काउट्स को हराया। फिर बात करें अबाउट द फर्स्ट इंडियन स्किपर यानी कि कैप्टन, जिन्होंने 100 स्कोर किया है तीनों फॉर्मेट्स में, तो ये है रोहित शर्मा, जो ऐसा करने वाले पहले ऐसे इंडियन कैप्टन हैं। ओवरऑल बात करें तो ये 4th हैं आफ्टर श्रीलंका, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान प्लेयर्स। देन अबाउट द खेलो इंडिया यूथ गेम, ये इसका 5th एडिशन था, जो हुआ मध्य प्रदेश में। इसमें ओवरऑल विनर रहे महाराष्ट्र, जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते, जिसके बाद आए हरियाणा।
देन अबाउट दी ISSF वर्ल्ड कप, यानी कि एक शूटिंग फेडरेशन कंपटीशन है जो हुआ कायरो, इजिप्ट में। यहाँ 14 साल की तिलोत्तमा सेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन दी 10 मीटर एयर राइफल। इसी इवेंट में इंडिया के रुद्रांश ने जर्मन प्लेयर को हराकर इस इवेंट को जीता। फिर बात करें अबाउट द अर्जेंटीना ओपन टाइटल एंड द कतर ओपन टाइटल विनर्स, तो ये एक टेनिस इवेंट होता है जिसमें कार्लोस अल्करेज ने जीता अर्जेंटीना ओपन टाइटल और कतर टाइटल जीता डेनिल मेडवेडेव ने, जिसके बाकी विनर्स ये सभी रहे। एंड देन अबाउट सम बुक्स एंड ऑथर्स जो इस महीने काफी कम रहे। सबसे पहले है द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे। इसे पब्लिश किया गया है बाय द पेंगुइन रैंडम हाउस, जिसमें फिक्शनल नॉन फिक्शनल राइटिंग्स है ऑफ द लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे। एंड देन अबाउट मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। इसे लॉन्च किया गया बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा जी के द्वारा। एंड देन अबाउट द इंपॉर्टेंट डेज, यहाँ हम कुछ डेज को एक साथ देखेंगे, डिस्कस करेंगे, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे ऑन 1 फरवरी। इसके बाद अबाउट द वर्ल्ड वेटलैंड डे, जहाँ वेटलैंड के रेस्टोरेशन और उसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाती है, ऑन 2 फरवरी। 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे, जिसकी इस बार की थीम थी पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। Then about International Day of Women and Girls in Science on 11th February. सेम डे पे ही वर्ल्ड यूनानी डे भी होता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ऑन 12th February, जिसकी थीम रही प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। देन 13th February को नेशनल वुमेन्स डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू जी। और 14 फरवरी के पुलवामा अटैक में हमारे जवानों की ब्रेवरी को ऑनर करते हुए पुलवामा डे ऑन 14th February. Then about the World Day of Social Justice on 20th Feb, International Mother Language Day on 21st, जिसकी थीम रही Multilingual Education. And then lastly about the Central Excise Day on 24th and 27th पे World NGO Day. Now that we are done with the monthly affairs, time for the question. बहुत ही इजी सा सवाल है, आपको मुझे बताना है कि फरवरी मंथ में आखिर 28 डेज क्यों होते हैं। इसका जवाब आपको मुझे कमेंट करके देना है। आपका कमेंट जितना इनोवेटिव, जितना क्रिएटिव होगा, उसमें उतने ज्यादा इंटरैक्शंस होंगे, जिससे आपको इस कोर्स का 1 मंथ फ्री एक्सेस मिलेगा। इसे हम कंक्लूड करेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। So be as creative, as innovative as you can be. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.